लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 8, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो हम शुरू करते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिवेंचर्स क्या होता है। डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं इसे, जो कि एक कंपनी इश्यू करती है। कोई भी कंपनी एक इंस्ट्रूमेंट इश्यू करती है, वो इश्यू होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, यानी कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपको एक्नॉलेजमेंट दिया रहेगा कि कंपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करेगी ऑन दी अमाउंट बोरोड, और एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद में प्रिंसिपल भी आपको रीपे करेगी। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट होगा जिसमें लिखा रहेगा कि कंपनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको रीपे करेगी। इस डिवेंचर में ऑप्शनली कन्वर्टेबल का ऑप्शन भी हो सकता है, यानी कि एक ऑप्शन हो सकता है कि टेन्योर के खत्म होने के बाद, आफ्टर टेन्योर, यानी कि आफ्टर दी टर्म, एक पीरियड के खत्म होने के बाद आपको इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एक्नॉलेजमेंट मिलता है, यानी कि आपसे कंपनी पैसे ले रही है, आपको वापस कर देगी इंटरेस्ट के साथ, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देती रहेगी, और उसमें ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट करने का। इसलिए इसमें कहीं भी वोटिंग राइट नहीं होता जब तक ये डिवेंचर रहता है, तब तक इसमें वोटिंग राइट नहीं होता। हाँ, एक बार ये कन्वर्ट हो गया इक्विटी में, उसके बाद भले आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा, बट जब तक ये डिवेंचर है, डिवेंचर के अंदर कभी भी वोटिंग राइट का वोटिंग राइट उसमें अटैच नहीं होते, आपको कभी भी वोटिंग राइट नहीं मिलते डिवेंचर खरीदने से। तो इजी है कि कंपनी एक एक्नॉलेजमेंट देगी, एक इंस्ट्रूमेंट देगी जो कि एक एक्नॉलेजमेंट होगा, जिसके थ्रू आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट मिलेगा, और उसमें कभी कभी रीपेमेंट के टर्म में कन्वर्शन का भी ऑप्शन मिलता है कि आप पैसा ना लीजिए, आप उसके बदले इक्विटी शेयर होल्डर बन जाइए। और डिवेंचर में वोटिंग राइट नहीं होता। ये क्या कह रहा है ये छोटू? छोटू हमेशा चीजों को छोटा करके समझता है। ये कह रहा है कि इतना मत पढ़ाइए, सिर्फ ये बताइए कि एक लोन है। ठीक है, तुम्हारी बात सही है, ये एक लोन है, बट इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इस लोन के, इसकी बात भी माननी पड़ती है। छोटू स्मार्ट है। ये जो हम लोगों ने डिवेंचर पढ़ा, इसको पूरा सेक्शन 71 इसको कवर करता है। आगे भी हम लोग सेक्शन 71 को ही पढ़ने जा रहे हैं आगे चल के। डिवेंचर कितने तरह के हो सकते हैं, एक समरी समझ लेते हैं। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दो तरह के हो सकते हैं। सिक्योर्ड वो होता है जिस लोन के अगेंस्ट में कंपनी आपको किसी भी पर्टिकुलर असेट पे आपको मॉर्टगेज दे दे, यानी कि वो सिक्योर्ड हो जाएगा। अगर ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ कंपनी आपसे पैसे ले रही है, एक इंस्ट्रूमेंट दे रही है, तो वो अनसिक्योर्ड रहेगा। एक डिवेंचर रजिस्टर्ड भी हो सकता है। एक यानी कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो किसी रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर्ड रहेगा। एक बियरर होगा जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, सिर्फ कंपनी ने आपको कहा है कि भाई आपके पास अगर ये इंस्ट्रूमेंट है तो इसके बदले हम आपको वापस कर देंगे पैसा। कभी कभी एक ही डिवेंचर के ऊपर, एक ही एसेट के ऊपर अगर आपको सिर्फ फर्स्ट मॉर्टगेज मिला हुआ है, यानी कि आपका पहला हक बनता है उस एसेट पे, तो उसे फर्स्ट मॉर्टगेज बोलते हैं। और अगर किसी एसेट को ऑलरेडी मॉर्टगेज किया हुआ है, उस पे अगर सेकेंडरी मॉर्टगेज करके डिवेंचर इशू करते हैं, तो उस पे आपका सेकेंड मॉर्टगेज बनता है। यानी एक एसेट है जिसके बदले हम आपसे लोन ले रहे हैं, और ये आपकी सिक्योरिटी है, और इस एसेट पे किसी और का चार्ज नहीं है, सिर्फ आपका ही हक है, तो फर्स्ट पेमेंट आपको जाएगा। बट अगर किसी और को भी चार्ज दिया हुआ है, और हम कहते हैं कि सेकेंड, मतलब इसमें सेकेंड अधिकार आपका है, इसमें से जो पहला चार्ज अगर खत्म हो जाएगा या पहला चार्ज से कुछ बचेगा तो आपका नंबर आएगा, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंड मॉर्टगेज। जैसा हमने पिछले में बात किया था कि कभी कभी डिवेंचर कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी में, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो डिवेंचर का एक और टाइप है रिडीमेबल, इरिडीमेबल। तो डिवेंचर अगर एक सर्टेन टर्म्स के बाद में पे ऑफ हो जाता है तो उसे रिडीमेबल कहेंगे। नॉन पे ऑफ वाला अगर कैरेक्टर है तो उसे नॉन रिडीमेबल, इरिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल कहेंगे। ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं, क्योंकि कंपनीज एक्ट अलाउ करती नहीं। हाँ ठीक है, ये छोटू अभी भी कह रहा है कि आप जितना भी पढ़ा लो ये है तो लोन ही। हाँ भाई, लोन तो है। थोड़ा बहुत हम लोग अब इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी फाउंडेशन में कवर्ड है, तो हम लोग बहुत ब्रीफ में इसको पढ़ते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के ऊपर फोकस करना है। डिवेंचर पार पे इश्यू हो सकता है। पार पे इश्यू होना हम लोग समझते हैं, अगर 100 रुपए का डिवेंचर है तो वो 100 पे ही
इश्यू हुआ, यानी 100 रुपये लोन लिया और 100 रुपये का इंस्ट्रूमेंट दिया। कभी कभी 100 का चीज 90 में भी इश्यू कर सकते हैं हम, और कभी कभी 100 का चीज हम लोग 110 में भी इश्यू करते हैं। तो 90 डिस्काउंट हो गया और 110 प्रीमियम हो गया। 110 प्रीमियम नहीं हुआ, 10 रुपया प्रीमियम पे इश्यू हो गया। 110 वाला केस जो है वो प्रीमियम हो गया, और 90 वाला केस जो है वो डिस्काउंट वाला केस हो गया। इन तीनों में अगर हम पार पे इश्यू करते हैं तो हम पार पे रिडीम भी कर सकते हैं, हम पार पे इश्यू करके डिस्काउंट पे भी रिडीम कर सकते हैं, हम पार पे इश्यू करके प्रीमियम पे भी रिडीम कर सकते हैं। जैसे 100 में इश्यू किया और 100 में ही रिडीम किया, लेकिन 100 में इशू किया और 90 में रिडीम किया, 100 में इशू किया 110 में रिडीम किया। ये बहुत रेयर केसेस होंगे, बट हाँ हो सकता है, थियोरेटिकली तो हो ही सकता है। तो इसी तरीके से हम डिस्काउंट पे इशू करके इन तीनों केस में रिडीम कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू करके भी हम तीनों केस में रिडीम कर सकते हैं। तो पार डिस्काउंट और प्रीमियम पे इशू भी हो सकता है, पार डिस्काउंट और प्रीमियम पे रिडीम भी हो सकता है। अब समझते हैं कि इशू के केस में क्या एंट्रीज बनती है। हम एकदम कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज की बात करेंगे। पहले कॉमन एंट्री क्या बनेगी आपका, चाहे इसमें से सर्कमस्टेंसेस कोई सा भी हो। पहला एंट्री तो यही होगा कि आपको अगर एप्लीकेशन मनी मिला, डिवेंचर को लेने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन मनी दिया, यानी 100 रुपए का डिवेंचर में से हमने सेट किया था कि पहले अप्लाई करिए 20 रुपए देकर, तो ये एप्लीकेशन मनी लोगों ने दिया, तो हमारे बैंक में पैसा आएगा और एक डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट स्टैंड करेगा। इस डिवेंचर एप्लीकेशन को वापस से डेबिट करके जब हम कंफर्म कर देंगे तो उन लोगों को डिवेंचर अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। कौन सा डिवेंचर अकाउंट में, यही रियल लोन का अकाउंट है डिवेंचर का, जिसके बगल में जो भी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लिख देंगे हम। तो ये दो एंट्री तो कॉमन रहेगी। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि आपने कौन से सिस्टम पे इश्यू किया है। तो मान लीजिए यहाँ पे है कॉल मेड अ कंसिक्वेंट अपॉन, ये यहाँ आ जाए, तो ये सारे सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं। ऐसे और भी सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं, यानी कि पार पे इशू करके पार पे रिडीम, पार पे इशू करके डिस्काउंट पे रिडीम। तो ये सारे एंट्रीज बहुत सिंपल होंगे। हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है कि जब पार पे इशू करें या डिस्काउंट पे इशू करें या प्रीमियम पे इशू करें, हम रिडीम प्रीमियम पे ही करेंगे। इसी को हम लोग समझते हैं, ये सबसे कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसमें क्या होता है कि डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि हम पैसा ड्यू कर रहे हैं, ये सेकेंड एंट्री है। ये वाली जो एंट्री थी, ये वाली एंट्री, सॉरी, ये वाली एंट्री के बाद वाली एंट्री है ये। तो हमने कॉल ड्यू किया तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी जो हमारा अगला इंस्टॉलमेंट है, से 100 रुपीज में से 80 रुपीज हम अब अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं, तो ये 80 रुपये हम इनसे मांगे। अब हमने किस पे इशू किया है, पार पे, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम रिडीम किस पे करेंगे, प्रीमियम पे। मान के चलते हैं कि हमने कह दिया कि भाई हम 20 रुपए का आपको प्रीमियम देंगे, तो पहले ही डेट को हमको 20 रुपया को अपना लॉस मान लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज को हमने 100 रुपया मांगा और पहले ही हमने कह दिया कि 120 पे देंगे, तो 20 का लॉस तो हमने आज ही रिकॉग्नाइज कर लिया, तो 20 का लॉस हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। डिवेंचर कितना क्रेडिट होगा, डिवेंचर तो लोन तो हमने 80 का मांगा है, 80 ही क्रेडिट होगा इस वक्त। 100 में 20 ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है यहाँ पे, तो 80 यहाँ क्रेडिट होगा। और ये जो लॉस है ये किस लिए है, क्योंकि हमको 20 का प्रीमियम रिडीम करने के लिए बाद में चाहिए होगा। बेसिकली ये जो आइटम है ये पीएल में चला जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस से हमने डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट को ऑलरेडी क्रेडिट करके रख लिया। सेम चीज अगर डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे तो हम 70 रुपए ड्यू करेंगे, लेकिन हमारा डिवेंचर तो 80 है, तो 10 रुपये यहाँ डेबिट होगा प्लस 20 रुपये का प्रीमियम डेबिट होगा, और यहाँ पे 20 रुपये हमारा रिडीमेबल जो आई मीन जो रिडेम्पशन के टाइम का जो प्रीमियम है वो क्रेडिट हो जाएगा। और जो लॉस ऑलरेडी अभी किया हमने 70 + 10 वो यहाँ आ गया, और 80 रुपये का हमारा डिवेंचर क्रेडिट हो गया। ये 20 और 20 आपस में डेबिट क्रेडिट हो गया। अगर हम प्रीमियम पे ही इश्यू करें तो क्या होगा, तो हम ड्यू करेंगे 80 की जगह 90 रुपए, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा क्रेडिट हो जाएगा 10 रुपए, डिवेंचर हमारा अभी भी 80 का ही बचा है क्रेडिट होने के लिए, तो उतना ही क्रेडिट होगा। और फिर जो हम प्रीमियम करेंगे वो लॉस पहले से ही हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं जो प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। अब हम आते हैं कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने तरीके से हो सकता है।
तो डिवेंचर को रिडीम किया जा सकता है पेमेंट करके, इक्विटी में कन्वर्ट करके, जो हम लोगों ने बात किया, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर हो सकता है। और कभी कभी कंपनी अगर ऑथराइज्ड है इस चीज के लिए तो अपने ही डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से खरीद सकती है। अगर डिवेंचर लिस्टेड है और मार्केट में ट्रेड हो रहा है, लोग उसको डेली बेसिस पे खरीद बेच रहे हैं, अगर मार्केट में है, तो कंपनी खुद ही अपने डिवेंचर्स क्यों ना खरीद ले और उसको डिस्ट्रॉय कर दे, मीन सेटल कर दे, खत्म कर दे। तो अगर कंपनी खुद ही अपने शेयर्स खरीद लेगी, आई मीन डिवेंचर्स खरीद लेगी ओपन मार्केट से और उसको सेटल कर देगी, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी, तो उसे कहेंगे ओपन मार्केट में अपना ही डिवेंचर खरीदना, ओन डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। अब ये जो पेमेंट है ये दो तरीके से हो सकता है, एक लमसम में हो सकता है, एक इंस्टॉलमेंट में हो सकता है। बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। हम जब रिडीम कर देंगे तो एक एंट्री करेंगे, हम हमेशा डिवेंचर को डेबिट कर देंगे क्योंकि अब मेरा ये लोन रहा नहीं, और क्रेडिट कर देंगे डिवेंचर होल्डर्स को। तो ये 100 से 100 हो जाएगा। और जब पेमेंट करना होगा इंस्टॉलमेंट में, तो हम सपोज 20 डिवेंचर होल्डर को पे कर रहे हैं, तो टू बैंक डिवेंचर। तो अब ये डिवेंचर की जगह हमारा डिवेंचर होल्डर हो जाएगा और ये धीरे धीरे करके डेबिट होकर क्रेडिट होता जाएगा बैंक से। तो इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है ये चीज। अब आते हैं अगली चीज पे। रिडेम्पशन को सीखने के लिए जानना जरूरी है कि जब एक डिवेंचर इश्यू होता है तो कंपनी को एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना होता है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कहां से बनाना होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो अब कंपनी को अपने प्रॉफिट में से बनाना होता है, करंट ईयर के प्रॉफिट से बनाएगा कंपनी, जो डिविडेंड के लिए रखा है। जो कंपनी के पास डिविडेंड के लिए पैसा पड़ा हुआ है उसमें से कंपनी डीआरआर क्रिएट कर सकता है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और इस अमाउंट को यूटिलाइज करना है सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए, या उल्टा बोले कि और किसी पर्पज के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ एक बताता है कि किस किस तरह की कंपनीज को कितना रिक्वायर्ड है। अगर आप पूरा ठीक से पढ़ेंगे तो पहले कहता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो आरबीआई के से रेगुलेटेड है उनको जरूरत नहीं है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 72 में फॉल करता है, 2 ब्रैकेट में 72, तो उसके ऊपर इसके हिसाब से लगेगा 3 नंबर से। यहाँ कह रहा है कि लिस्टेड एनबीएफसी को रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ कह रहा है कि अदर लिस्टेड कंपनीज को नहीं रिक्वायर्ड है, लिस्टेड कंपनीज को नहीं जरूरत है। अनलिस्टेड अगर एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, तो उसको भी जरूरत नहीं है। अदर अनलिस्टेड कंपनीज को 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिवेंचर जरूरत है। तो अल्टीमेटली हम खाली इतना समझ लेते हैं कि अनलिस्टेड कंपनी इसको 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर की वैल्यू का डीआरआर क्रिएट करना है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो डीआरआर इश्यू करना है, आई मीन डीआरआर बनाना है, ये हम लोगों को बनाना पड़ेगा एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन। तो डिवेंचर को रिडीम करने के पहले हम कभी बना सकते हैं। और इस अमाउंट को सिर्फ आपको प्रॉफिट से ही नहीं क्रिएट करके रखना है, इसके अलावा आपको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी एक खोलना है। इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपको पैसे जमा करके रखने हैं। जितना आप साल के एंड में डिवेंचर रिडीम करने जा रहे हैं उसका 15% ऑफ वैल्यू। तो जो टोटल अमाउंट हम लोगों का डिवेंचर का रिडीम होने वाला है उसका 15% ऑफ दी वैल्यू से कम हम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर इस साल के एंड में
से 100 रुपीज का डिवेंचर मैच्योर होने वाला है, तो इसका 15% का हम इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, मतलब शुरू में ही हम डिपॉजिट कर लेंगे। सवाल बनाने के लिए हम लोगों को याद रखना है कि अगर कुछ भी नहीं बताया है, अलॉटमेंट डेट नहीं बताया कि डिवेंचर कब अलॉट हुआ नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, जिस साल रिडीम हो रहा है उसके बिगनिंग में, उसके स्टार्टिंग में ये दोनों चीज करके रख लेंगे। हम 10% DRR भी क्रिएट करके रख लेंगे और पैसा भी इन्वेस्ट करके रख लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करके रख लेंगे। अब अगर एंट्रीज हमको जाननी हो कि डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए क्या क्या एंट्रीज की जरूरत पड़ती है, तो एक जब अलॉट करते हैं डिवेंचर, तब हमें डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट कर लेना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट करके और डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को क्रिएट कर लेना है। अब उसका पैसा भी हमको अलग रखना है, 15% जो बात हो रही थी वहां पे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट होगा, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक से पैसा चला जाएगा। तो इन दोनों एंट्रीज को आपस में कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। एक PL से फंड क्रिएट हो रहा है, एक रिजर्व क्रिएट हो रहा है, और दूसरा बैंक से इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो रहा है। पैसा को उठा के हम किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में डाल दे रहे हैं। जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे बैंक में पैसा आएगा और उस इंटरेस्ट और डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को हम लोग इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। तो हम लोग इंटरेस्ट को, आई मीन इनकम को क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट को, और बैंक से डेबिट कर लेंगे। ये हम लोग मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट हम लोगों का हर साल हमारे पास आ जाता है और ये री इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये फिर से हमारे फंड को, जो जो भी इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है, इसको नहीं, इसमें क्रेडिट नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे पास रियलाइज होके आ जा रहा है। तो इस इनकम को हम लोग प्रॉफिट में ट्रांसफर कर लेते हैं, इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये तो अलॉटमेंट के टाइम का एंट्री हो गया कि आपको एक DRR क्रिएट करना है और एक DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्रिएट करना है। रिडेम्पशन के टाइम में क्या होगा, रिडेम्पशन के टाइम में एक तो हम लोगों को पैसा रियलाइज करना है इस DRR इन्वेस्टमेंट से, तो पैसा आ जाएगा और ये इन्वेस्टमेंट हम लोगों को सेटल कर देना पड़ेगा, बेच देना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR आई। अब जब डिवेंचर होल्डर को पैसा देना है, तो वो जो डिवेंचर हमारे पास लोन जो खड़ा हुआ है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे और डिवेंचर होल्डर्स को क्रेडिट कर देंगे। इनको पैसा ड्यू हो गया, मैं इनको अब पैसा देना है, और जब पैसा देंगे तो इनको डेबिट कर देंगे। ये जो क्रेडिट बैलेंस जो पेबल हमारे पास पड़ा हुआ था, लाइबिलिटी जो हमारे पास पड़ी हुई थी, उसको डेबिट करके और बैंक से पैसा क्रेडिट कर देंगे। अब ये सारा पर्पज होने के बाद में हमने DRR का कुछ यूज नहीं किया है। DRR इज ओनली क्रिएटेड टू शो द इंटेंट दैट वी आर रेडी टू रिडीम द डिवेंचर, वी हैव द कैपेसिटी टू रिडीम द डिवेंचर। वो चीज ही शो करने के लिए ही DRR बनता है। तो अल्टीमेटली DRR को उठा के जनरल रिजर्व में वापस ट्रांसफर कर देना है। तो DRR को डेबिट करके जनरल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे, वापस से हमारा रिजर्व वैसे का वैसा ही हो गया। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा सवाल जब में जाने से पहले, कि अब ओपन मार्केट में अगर हम डिवेंचर परचेज करते हैं तो क्या होता है। तो पहले जब हम परचेज करेंगे तो अपने ही डिवेंचर को हम डिवेंचर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि डिवेंचर तो हम लोन को लिखते हैं। इसलिए हमें एक नए टर्म को मार्क करना पड़ेगा, और वो नया टर्म है ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यानी अपना ही डिवेंचर हमारा है। इससे पता चल जाएगा ये जानकर कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ एसेट काइंड ऑफ चीज है, ना कि लाइबिलिटी। तो ओन डिवेंचर हम डेबिट कर लेंगे। जब हम खरीदेंगे तो उस समय हमें इंटरेस्ट भी कुछ देना पड़ेगा, इसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। उस इंटरेस्ट को डेबिट कर लेंगे, क्योंकि जब हम किसी से खरीदेंगे तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो भी हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा, और इतना ही पैसा हमें दे देना होगा। ये तो जब हम खरीद के लाएंगे तब एंट्री करेंगे, और ये पैसा हमारे पास ओन डिवेंचर में पड़ा रहेगा। लेकिन जब हम कैंसिल करेंगे, जब इस डिवेंचर को कैंसिल करेंगे यानी कि खत्म करेंगे, अब ये डिवेंचर हम लोगों को सेटल कर देना है, डिलीट कर देना है, अपने रिमूव कर देना है, तब हम उस डिवेंचर को डेबिट कर देंगे जो हमारे पास लोन बन के पड़ा हुआ है, और एक डेबिट जो पड़ा हुआ है एसेट बन के, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो सपोज
100 रुपीज का डिवेंचर था और मार्केट में 90 रुपीज में ट्रेड हो रहा था, तो हमने 90 रुपीज में खरीद लिया। एक बार इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो अब जब हम डिवेंचर को डेबिट करेंगे तो पूरा 100 हमारा डिवेंचर खत्म हो गया। पर हमें लगा कितना इस डिवेंचर को कैंसिल करने में? सिर्फ 90 रुपए में मार्केट से हमने उठा लिया था, तो 10 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आगे कि ये इंटरेस्ट क्या है। जो डिवेंचर हम लोगों ने शुरू में ही बात किया, उस पे एक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होता है जो मैंडेटरीली पेएबल होता है एनुअल बेसिस पे, और वो हमको प्रॉफिट से देना ही होता है। चाहे आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको इंटरेस्ट तो ड्यू करना होगा, पे करना होगा। तो जब हम मार्केट से खरीदने जाएंगे तो सपोज हमने बात किया हुआ है कि इंटरेस्ट का हाफ ईयरली पेमेंट करते हैं, से 30 जून और 31 दिसंबर, ऐसा एक डेट डिसाइड कर लेते हैं। इन डेट को हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, और हम चले गए खरीदने को 1 अगस्त को मार्केट से। 100 रुपए का डिवेंचर 90 में ट्रेड हो रहा है और 8% का इंटरेस्ट है। तो जो आदमी बेचेगा वो 100 का चीज 90 में देगा, प्लस हमसे कहेगा कि भाई मेरा पैसा जो है 100 रुपीज, ये जून में इंटरेस्ट मिल गया था मुझे, तो जुलाई का इंटरेस्ट मेरा बाकी है, 1 अगस्त को तो बेच ही रहे हैं, तो ये 1 महीना जो मेरा पैसा लगा था, जब दिसंबर आएगा जिसके पास में ये वाला होगा उसको इंटरेस्ट कब से कब तक मिलेगा? जून टू सॉरी जुलाई टू दिसंबर, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपको तो पैसा लगाया आपने 1 अगस्त को, तो आपको तो मिलना चाहिए सिर्फ 5 मंथ का इंटरेस्ट, लेकिन आप उस समय में कितना लोगे? 6 महीने का। तो इसीलिए ये जो 1 महीना मेरा पैसा लगा रहा है इस जुलाई में, ये 1 महीना का इंटरेस्ट भी मुझे दो। तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 100 का 8%, 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1, तो वॉट एवर इंटरेस्ट इट कम्स टू 8/12 जो होगा 0.667 हमको दे दो। तो इतना इंटरेस्ट भी हमको देना पड़ेगा, तो मेरे डिविडेंड का दाम जो है 667 इतना रुपया हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 0.667 हमारा एक और खर्चा हो गया। तो इस खर्चा के साथ में मेरा जो कॉस्ट पड़ा डिवेंचर को खरीदने का, वो अब 90 नहीं रहा, वो अब 100 का 8% के हिसाब से 1 महीने का इंटरेस्ट भी हमको लगेगा। तो अब ये हमारा 0.667 हो गया। तो हमारा जो प्रॉफिट था वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि डिवेंचर 100 का था, ओन डिवेंचर 90 का था, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हमारा 10 हुआ, लेकिन पीएल में ये भी तो जाएगा, ये जब प्रॉफिट बन के जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में कि हम तुम्हारे लिए प्रॉफिट लाए हैं, तो इधर से ये खर्चा भी तो आएगा कि आपके लिए खर्चा भी है। तो हमारा नेट में प्रॉफिट कितना होगा? टू द एक्सटेंट ही रहेगा, बट हम दिखाएंगे कितना, यही फिगर हमको प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर में दिखाना होगा। ये तो अल्टीमेटली नेट ऑफ हो जाएगा पीएल में जाके, ये तो सिर्फ समझने के लिए है, बट दिखने के लिए हमको कितना दिख रहा है? प्रॉफिट 10 ही दिख रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और इस रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने समझा है वो बहुत ब्रीफ में हमने समझा है। हम सारी चीजों को एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए ही समझ लेते हैं। इन एग्जांपल्स में हम जर्नल एंट्रीज को भी और अच्छे से समझ लेंगे, जो भी बाकी कंसेप्ट्स है वो भी हम लोग इस सवाल में ही समझ लेते हैं। इन सवालों में ही ये सारे क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस में ही हम लोग ज़्यादा सीखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के सारे कंसेप्ट्स। तो पहले बात कर लेते हैं कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट की, फिर इस क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट की। कम इंटरेस्ट क्या है? जब कोई डिवेंचर
हम ओपन मार्केट से खरीदने जाएंगे, से 100 रुपीज़ का डिवेंचर है और मार्केट में 90 रुपीज़ पे लिस्ट हो रखा है, तो हम खरीदने जाएंगे 90 रुपीज़ पे। तो बताएगा कि सब 8% डिवेंचर का इंटरेस्ट है, और ये हम लोग जून और दिसंबर दो टाइम पे पेमेंट करते हैं, मतलब हाफ ईयरली पेमेंट होता है। ये हम लोग खरीदने जा रहे हैं 90 पे से इन फर्स्ट अगस्त। तो जब हम खरीदने जा रहे हैं तब इसमें लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? जून में, 30 जून। अगर ये 30th है और ये भी 30th है तो 30 जून को मिला था। कब से इसको इंटरेस्ट नहीं मिला? एक महीने से, जुलाई का। तो ये कहेगा कि ये जो 90 रुपीज़ का आप ले रहे हैं, इसके ऊपर हमको एक महीने का इंटरेस्ट चाहिए, 1 मंथ का इंटरेस्ट। कितना होगा? तो 100 रुपीज़ पे हम इंटरेस्ट देंगे फेस वैल्यू पे, 8% फॉर 1 मंथ। ये जो इंटरेस्ट है, अगर ये इंटरेस्ट हमको देना ही है, अगर ये इस प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है, तो हम इसे कहेंगे कम इंटरेस्ट। और अगर ये इसके अंदर नहीं है तो ये हो जाएगा एक्स इंटरेस्ट। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 इंटू 1/12 हो जाएगा 0.67। तो अगर हम कम इंटरेस्ट कहेंगे तो हमारा डिवेंचर का पैसा कितना लगा? 90 माइनस 0.67 यानी 89.33, और इंटरेस्ट का कैसा कितना पैसा लगा? 0.67। अगर ये कम इंटरेस्ट है तो, अगर ये एक्स इंटरेस्ट है तो क्या होगा? हमको डिवेंचर का पैसा कितना लगा? 90, और इंटरेस्ट का कितना लगा? 0.67। तो ये 90.67 होगा और ये 89.33 मिला के 90 होगा। तो कम इंटरेस्ट में टोटल कॉस्ट ही आपका उतना ही है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सेपरेटली है। तो ये कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। अब हम लोग इस सवाल को बनाने के लिए चलते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं पूरा। सवाल कह रहा है कि जनवरी 1 को रामा लिमिटेड ने में 500 डिवेंचर्स थे 100 के, जिसपे 6% का इंटरेस्ट था। डायरेक्टर ऑफ कंपनी ने ये डिसाइड किया कि ओपन मार्केट से इमीडिएट कैंसिल कर देंगे खरीद के, और इस तरह मार्च 1 को 5000 के फेस वैल्यू के डिवेंचर्स को 98 कम इंटरेस्ट में खरीद लिया। 10,000 फेस वैल्यू का अगस्त 1 को 100.2.5 कम इंटरेस्ट में खरीद लिया, और दिसंबर 15 को 2500 एट फेस वैल्यू को 98.50 एक्स इंटरेस्ट में खरीदा। कितने डिवेंचर खरीदे? यहाँ 50, यहाँ 100 और यहाँ 25, क्योंकि ये वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर डिवेंचर से डिवाइड करने से इतने इतने खरीद लिए। फिर कह रहा है डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। सो लेजर अकाउंट ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट फॉर फुल ईयर बाय स्प्लिटिंग इनटू फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ईयर्स इग्नोरिंग इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स इग्नोर कर देंगे, इनकम टैक्स को हमको देखना, ध्यान भी नहीं देना। और दो लेजर बनाने हैं, डिवेंचर और डिवेंचर इंटरेस्ट। बिफोर गोइंग इनटू दैट हम लोग इसका जर्नल एंट्रीज कर लेंगे समझने के लिए, क्योंकि हमने एक भी जर्नल एंट्री बनाया नहीं अभी तक इस चैप्टर में। उससे भी पहले हम लोग एक टाइमलाइन बनाते हैं। ये टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन पे ये जनवरी है। इस टाइमलाइन में एक और डेट आता है जो मार्च है, जो माइलस्टोन डेट से हम वही ले रहे हैं। इसके बाद एक जून है। जून में क्या होगा? इंटरेस्ट ड्यू होगा। फिर क्या आता है? अगस्त आता है, जहाँ ये परचेज हुआ है। इसके बाद 15 दिसंबर आता है, और इसके बाद 31 दिसंबर आता है। ये सारे माइलस्टोन डेट्स हैं। जनवरी 1 को बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और 1 मार्च को हम क्या कर रहे हैं? 1 मार्च को हमने 50 डिवेंचर खरीदे हैं। 50 डिवेंचर 98 पे, और ये क्या है? कम इंटरेस्ट। जून में क्या हुआ? जून में हम इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ड्यू हुआ। कितने डिवेंचर्स पे? क्योंकि मार्च में तो हम 5000 खरीद चुके होंगे ना, तो 50,000 में से अगर ये जो
500 है, इसमें से अगर 50 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 450 डिवेंचर पे। कितने दिन का? 6 मंथ का, क्योंकि ये 450 डिवेंचर्स जनवरी 1 से जून तक इंटरेस्ट मिलेगा। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने। अगस्त 1 को क्या हुआ? 1 अगस्त को हमने 100 डिवेंचर्स परचेज कर लिए। कितने में? 100.25 में। क्या है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट, आई मीन कम इंटरेस्ट। 15 दिसंबर को क्या हुआ? इंटरेस्ट ड्यू होने से 15 दिन पहले हमने 25 डिवेंचर्स और खरीद लिए। कितने में? 98.50 में। ये क्या है? एक्स इंटरेस्ट। 31 दिसंबर को क्या होगा? इंटरेस्ट ड्यू होगा। कितने दिन का? 6 मंथ का। कितने डिवेंचर्स पे? यहाँ हम लोग कितना कैरी किए थे? 500। इसमें से 50 खत्म, यहाँ मैंने 450 पे ड्यू किया था, ठीक है। यहाँ पे 100 खत्म और यहाँ पे 25 खत्म। तो 50, 100, 25, 175 खत्म। तो कितना बचा? 500 माइनस 175, 325 डिवेंचर्स पे 6% के हिसाब से 31 दिसंबर को 6 मंथ का इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये हमने सवाल को डिकोड कर लिया, एनालाइज कर लिया। अब हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल एंट्री में फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी, फर्स्ट जनवरी को तो बैलेंस दिया हुआ है, 1 मार्च को हम एंट्री करना चालू करेंगे जर्नल। तो मार्च 1 को पहले एंट्री होगी, फिर हम लोग सवाल बनाएंगे। पहले हम लोग एक बार जर्नल एंट्री बनाना देख लेते हैं। तो मार्च 1 को पहला एंट्री होगा, हम लोग ओन डिवेंचर में इन्वेस्ट करेंगे। तो ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना पैसा लगा हमें? 50 डिवेंचर्स हमने खरीदे हैं एट 98.50। क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है तो इसमें से इंटरेस्ट का फिगर माइनस करेंगे तो ये प्राइस आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट से डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना? 5000 पे ही इंटरेस्ट देंगे हम, क्योंकि फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट दिया जाता है। इंटू 6% हम देंगे। कितने दिन का? हमने खरीदा मार्च 1 को। लास्ट इंटरेस्ट कब दिया गया था? 1 जनवरी को। अरे सॉरी, इंटरेस्ट कब से ड्यू है? जनवरी से, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट तो 31 दिसंबर को दिया ही गया है। तो 31 दिसंबर के बाद से यानी जनवरी से इंटरेस्ट ड्यू है। तो जनवरी और फेब 2 महीने बचे जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिला। 1 मार्च को तो हमने खरीद लिया, तो 2 महीने का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर 5000 पे 5000 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 6% के हिसाब से, तो 2 महीने का आएगा 50 रुपीज। तो 50 रुपीज हमारा इंटरेस्ट डेबिट हो गया। और ये अगर 50 रुपीज हम माइनस कर दें, ये 98 रुपीज है। तो 50 इंटू 98, 4900 माइनस 50, 4850 टू बैंक। ये रुपए हमने दे दिए, ओपन मार्केट से हमने खरीद लिया। अब इमीडिएटली कैंसिल कर देना है हमको इसको। तो इमीडिएटली कैंसिल करना है तो हमें इमीडिएटली कैंसिल करने के लिए हम लोग एंट्री कर लेते हैं 6% डिबेंचर को डेबिट कर देते हैं। कितने डिबेंचर डेबिट होंगे? 5000। पूरा डिबेंचर हमारा इतने का खत्म। टू ओन डिबेंचर कितना? 4850। हम लोगों को प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 150। तो ये 1 मार्च को एंट्री खत्म। अब आती है बारी 30 जून की। अगर हम अपने टाइमलाइन को ध्यान में रखें, यहाँ पे जो टाइमलाइन है इसमें हमारा जून आ रहा है। तो 30 जून को हमें इंटरेस्ट ड्यू करना है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अल्टरनेटिवली हम पहले डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर कर सकते हैं,
फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट देना है हमें, कितना देना है? 5000 था हमारा डिवेंचर, उसमें से 50 हमने परचेज कर लिया, तो इतने पे 6%, 50,000 था, इसमें से 5,000 हमने परचेज कर लिया। अगर वैल्यू में बात करें तो 50,000 में से 5,000 हमने परचेज कर लिया, तो 45,000 बचे, जिसपे 6% हमें देना है 6 मंथ के लिए। ये 45,000 के डिवेंचर जनवरी से ही इन पे इंटरेस्ट ड्यू है, तो 45,000 पे 6% का इंटरेस्ट अगर 6 महीने का निकालेंगे तो आएगा 1350 डेबिट, और बैंक से कितना जाएगा? इतना ही जाएगा। अब आता है अगला डेट, कौन सा? जून के बाद में 1 अगस्त को वापस हमने परचेज किया है, तो 1 अगस्त को क्या हुआ? हमारा फिर से परचेज हुआ ओन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक। सवाल में देखिए, हमने अगस्त 1 को हमने 10,000 फेस वैल्यू के डिवेंचर्स खरीदे हैं 100 रुपीज में। तो 10,000 खरीदा मतलब 100 डिवेंचर्स खरीदे हैं, तो 10,000 इंटू 98 100.25 सॉरी 100.25 डिवाइड बाय 100, ऐसा भी कर सकते हैं, और ज़्यादा हम लोग 100 इंटू 100.25 भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 डिवेंचर्स खरीदे 100.25 करके, तो 100 इंटू 100.25, तो ये 10,025 आ गए। इसमें से हमें इंटरेस्ट माइनस करना है, तो जो आएगा वो हमारा वैल्यू होगा। इंटरेस्ट कितना? 10,000 इंटू 6%। अब ये कब खरीदे हमने? अगस्त को। इंटरेस्ट लास्ट कब ड्यू हुआ था? 30 जून को। तो जुलाई, एक महीना बचता है, अगस्त तो पहले तारीख को ही खरीद लिया और 30 जून तक इंटरेस्ट मिल ही चुका है, तो एक महीने का इंटरेस्ट देना है, तो इंटू 1/12। तो अगर 10,000 पे 10,000 पे 6% का इंटरेस्ट देना है एक महीने का, तो 50 रुपया होता है, तो ये 50 इंटरेस्ट डेबिट हो गया और यहाँ से 50 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 10025 हमारा परचेज है, उसमें से अगर कम इंटरेस्ट हटा दें हम, तो हमारा परचेज प्राइस डिवेंचर का 9975 है, और 50 का इंटरेस्ट है, तो 10,025 जो है हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। अब इसको इमीडिएटली कैंसिल करना है, तो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर। ओन डिबेंचर कितना खत्म हो गया हमारा? 9975, ये वाला। डिबेंचर कितने का था? 10,000 का। टू, हम लोगों को प्रॉफिट कितना हो गया कैंसिल करने पर? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 25। अगला डेट आता है 15 दिसंबर। यहाँ पे हम समझेंगे एक्स इंटरेस्ट में कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो फिर से 15 दिसंबर को हमने ओन डिवेंचर खरीदे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी हमारा खर्चा आएगा, और इतने पैसे हमें लगेंगे। तो अब सवाल में देखते हैं हम लोगों को, दिसंबर 15 को 2500 फेस वैल्यू का 98.50 के हिसाब से हमने खरीदे, तो अगर 2500 यानी कि 25 डिवेंचर को हमने 98.50 पे ही खरीदा, ये एक्स इंटरेस्ट है, इसमें कोई इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो 25 को हमें 98.50 के हिसाब से हमें डिवेंचर का कॉस्ट पड़ा 2462.50। अब इस पे इंटरेस्ट कितने आ गए?
तो 2500 पे 6% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट निकाला 150 रुपया कितने महीने का, तो 2500 इंटू 6% इंटू ये 15 दिसंबर को हम आ गए। लास्ट इंटरेस्ट ड्यू हुआ था कब, 30 जून को। तो जून के बाद से हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का हाफ, यानी 5 महीने उधर हो गए और आधा महीना ये हो गया, तो 5.5 महीने का हमें चाहिए इंटरेस्ट। तो अगर 2500 इंटू 6% कर दें डिवाइड बाई 12 इंटू 5.5 मंथ्स, तो 68.75 का हमें इंटरेस्ट अलग से लगा इस पे। तो हमारा खर्चा कितना लगा, 68 रुपीज ये और 2462.50, यानी कि टोटल 2531.25। इतने रुपए हमें देने पड़े, एक्स इंटरेस्ट डिवेंचर का दाम और 68.75 इंटरेस्ट का दाम। अब इसको भी कैंसिल कर देते हैं 15 दिसंबर को ही। डिवेंचर 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2500 टू ओन डिवेंचर 2462.50 जितने का हमने खरीदा, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना आएगा 63,737.50। ये हो गया खत्म। अब 31 दिसंबर की एक एंट्री बची है, इस डेट को हमें इंटरेस्ट ड्यू करना है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, फिर से वही, हम या तो डिवेंचर होल्डर को क्रेडिट करें, डिवेंचर होल्डर, और फिर यहाँ डिवेंचर होल्डर को डेबिट करके टू बैंक करें, या हम डायरेक्ट बैंक कर लें। इंटरेस्ट कितना आएगा, 50,000 में से हमारा कितना सारा रिडीम हो चुका, हम लोगों ने ऊपर बात किया था। यहाँ 5,000 का चला गया, यहाँ 45,000 का, 4,500 का चला गया, हम सॉरी, यहाँ 50 का चला गया, यहाँ 10,000 का चला गया, यानी 5,000 और 10,000 15,000, और यहाँ चला गया 2,500 का। तो 10 और 5 15 और 2 17,500 हमारा चला गया। तो यहाँ से 17,500 का हमारा चला गया। बाकी पे 6% हमें 6 महीने के लिए इंटरेस्ट देना है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 50,000 इंटू 6%, 50,000 के डिवेंचर्स में से 17,500 को माइनस कर दें, 32,500 पे हम 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 6 मंथ के लिए, तो 975 का हमें इंटरेस्ट देना है। तो ये 975 आ गया और क्रेडिट कर देते हैं हम 975 को। जो रिडीम हो गए उन पे अब डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं देना है, बैलेंस पे पूरे 6 महीने के इंटरेस्ट देना है। ये तो हो गया हमने जर्नल एंट्रीज की। सवाल में बोल रहा है लेजर बनाने के लिए, तो हम लेजर भी बनाकर देख लेते हैं। अब तो हमें क्वेश्चन भी करीब करीब याद हो चुका है, तो अब हम लोग लेजर बना लेते हैं। 3 लेजर्स बनाने पड़ेंगे, एक तो 6% डिबेंचर और दूसरा कहा है सवाल में डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, और इन दोनों को 2 पार्ट में बनाना है। अगर हम सवाल में वापस चलें तो सवाल कह रहा है स्प्लिटिंग इनटू फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ईयर्स, 2 साल 2 टुकड़े में बनाना है इसको। और कौन कौन से लेजर हमने बनाए हैं जो इन्होंने कहा है, एक तो डिवेंचर और एक डिवेंचर इंटरेस्ट। तो हम लोग दोनों लेजर बना रहे हैं 6% डिवेंचर में। सबसे पहले 1 जनवरी को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमारे पास बैलेंस है कितना 50,000 के डिवेंचर्स हैं, और इसके बाद में 1 मार्च को
क्या हुआ है, हमने ये वाले एंट्री को हमको पोस्ट करना है। ये देखिए, ये वाले एंट्री को, ये डिवेंचर का डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, ओन डिवेंचर, और क्रेडिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस। ये तो ये दोनों पोस्ट करना है हमें। तो पहला तो हो जाएगा टू ओन डिवेंचर 4,850 एंड टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 150। तो क्योंकि इसके बाद में डिवेंचर इंटरेस्ट, तो मार्च तक तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, जून को है। तो पहला जो एंट्री आएगा वो आएगा मार्च को, जो हमारा ओन डिवेंचर के साथ में 150 रुपए का डेबिट हुआ है, वो 150 का नहीं, 50 का जो डेबिट हुआ है, जो फर्स्ट टाइम डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट हुआ है 50 का, ये तो ये डिवेंचर इंटरेस्ट में जाके पहला आइटम डेबिट होगा। तो डिवेंचर इंटरेस्ट के अंदर आ गया पहला एंट्री टू बैंक, ये गया है हमारे पॉकेट से 50 रुपीज। कैसे गया हम यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। 50,000 इंटू 6% इंटू, ये हमारे पास में था 2 महीने का, कितने महीने का था, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब जनवरी के बाद जनवरी और फरवरी का, जनवरी से स्टार्ट होता है इंटरेस्ट ड्यू और मार्च के पहले तारीख को हमने खरीद लिया, तो ये 50 रुपीज हो गया। अब मार्च के बाद में 30 जून को हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, तो क्योंकि फर्स्ट हाफ तक बोला है तो फर्स्ट हाफ 30 जून पड़ता है। टाइमलाइन में जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, पहला हाफ जून और दूसरा हाफ दिसंबर, तो 1 जुलाई से दूसरा हाफ, 1 जनवरी से 30 जून तक पहला हाफ। तो 30 जून को हम एंट्री करेंगे बाई P&L। कितना ड्यू करेंगे हम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम ड्यू करेंगे 50,000, हम सॉरी 45,000 इंटू 6%, क्योंकि 5,000 तो उस दिन तक खरीदा जा चुका है। तो 30 जून को हम लोग करेंगे टू बैंक, इसकी जगह हम लोग अल्टरनेटिवली डिवेंचर होल्डर भी लिख सकते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट ड्यू होगा 45,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 6 महीने का 45,000 पे 1350, जो कि टोटल 50,000 पे 6%, 1,400 रुपया, आई मीन टोटल 45,000 पे 1,350 होता है। तो 30 जून को हम इसको पूरा P&L में डाल के क्लोज कर देते हैं इस लेजर को, 1400 और इस लेजर को भी क्लोज कर देते हैं 30 जून को। इस दिन तक कोई बैलेंस नहीं है, आई मीन और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इस दिन अगर हम इसको क्लोज कर दें तो नया साल, नया हाफ ईयर चालू हो जाएगा। नए हाफ ईयर के लिए हम इसके नीचे से ही बनाते हैं। फर्स्ट हाफ ईयर हमने क्लोज कर दिया, यहाँ तो ये तो पूरी तरीके से क्लोज हो गया 1400 और यहाँ बैलेंस आ जाएगा 1 जुलाई को बाय बैलेंस पर डाउन। अल्टरनेटिवली अगर कोई चाहे तो यहाँ से लेजर को ब्रेक करके अलग लेजर, दोबारा एक नया लेजर भी खोल सकता है। यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ लिख दें और हम लोग यहाँ पे सेकेंड हाफ लिख के दो अलग अलग कर देते हैं इसको। अब 45,000 का बैलेंस है, हमें ट्रांजैक्शन पता है 1 अगस्त को फिर से ओन डिवेंचर परचेज हुआ, तो टू ओन डिवेंचर कितना परचेज किया हमने, इसमें हम लोगों ने परचेज किया था, हमारे पास ऊपर कैलकुलेशन किया हुआ है। तो ओन डिवेंचर से हमने परचेज किया था इस समय 9975 का, ठीक है। तो 9975 का ओन डिवेंचर से हमने परचेज किया। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना था, ये भी हमारे पास कैलकुलेटेड है कि ये वाला एंट्री में, इस वाले में ओन डिवेंचर 9975 पोस्ट होगा और 25 प्रॉफिट पोस्ट होगा।
इसके बाद 15 अगस्त को फिर एक एंट्री हुई, तो उसके पहले और कोई एंट्री नहीं है, सीधा 15 अगस्त को एक और परचेज हुआ। तो 15 दिसंबर को फिर से हमने टू ओन डिवेंचर, इसकी एंट्री थी हम लोगों की 2462.50 की, और टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 37.50। इसके बाद यह इंटरेस्ट में हम लोग आ जाते हैं। इंटरेस्ट में हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों का पहला टू बैंक परचेज करते समय, जब हम लोगों ने परचेज किया तब हम लोगों ने कितने का इंटरेस्ट दिया, सेकेंड परचेज के टाइम में हमने 50 रुपीज का इंटरेस्ट दिया। तो टू बैंक 50 रुपीज, ये कब हुआ, 1 अगस्त को। फिर 15 दिसंबर को जब हमने खरीदा तब फिर हमने इंटरेस्ट दिया, उस समय हमें याद है कि 68.7 रुपीज हमने इंटरेस्ट दिया था। इसके बाद 31 दिसंबर की बारी आती है दोनों जगह। तो 31 दिसंबर को एक तो हमने इंटरेस्ट ड्यू किया, तो टू बैंक भी कर सकते हैं या डिवेंचर होल्डर भी लिख सकते हैं हम। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ऊपर लास्ट एंट्री में, ये 975 रुपीज, 975 रुपीज। और पूरे को हम लोग क्लोज करेंगे 31 दिसंबर को पीएल में ट्रांसफर करके बाई P&L। ये आ जाएगा 1093.75, और ये हमारा क्लोज हो गया। और इसको अगर हम लोग क्लोज करें डिवेंचर को, तो हमारा क्लोज होके बचेगा, हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट कितने पे, 32,500 पे, तो वही बैलेंस हमारा बचना चाहिए 32,500। यहाँ पे 45,000, यहाँ पे 45,000, ये हमारा डिवेंचर अकाउंट क्लोज हो गया। ये जो ऊपर हमने एंट्री की थी कि पहले हमने ओन डिवेंचर को खरीदा हर बार, इंटरेस्ट को ड्यू किया, टू बैंक किया, फिर हमने डिवेंचर को डेबिट किया और इस ओन डिवेंचर को क्रेडिट किया। अगर सेम डे कैंसिल करते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे डिवेंचर को डेबिट कर सकते हैं, 6% डिवेंचर को, इस डिवेंचर को इंटरेस्ट को डेबिट कर सकते हैं, यानी इस इंटरेस्ट को, तो डिवेंचर 4850, इंटरेस्ट 50, ये डिवेंचर को 5000 डेबिट कर सकते हैं हम कंप्लीटली, ये डिवेंचर को, टू इंटरेस्ट 50 को डेबिट कर सकते हैं, टू बैंक हम लोगों का कितना लगा है 4900, तो देखो डिफरेंस जो है टू प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन 150, तो ये एंट्री भी आ गई, ये बैंक वाली 4900 भी आ गई, ये 50 भी आ गया, ये वाला जो था ये दोनों कट के खत्म हो गया, सॉरी ये वाला और ये वाला 4850 और 4850। तो हम ये कंपाउंड एंट्री भी इनको कर सकते हैं, इनको मिक्स करके। और तब इस बेसिस पे अगर हम लेजर में ट्रांसफर करते तो हम यहाँ पे ओन डिवेंचर नहीं लिखते, तब हम टू बैंक लिखते, क्योंकि हमारी एंट्री क्या हुई थी, डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम लोग तब डिवेंचर और के अंदर में टू बैंक लिखते और टू प्रॉफिट लिखते। ओके, वो सिर्फ नेट एंट्री होती है, एक एंट्री स्किप कर सकते थे हम इस केस में जब इमीडिएट कैंसिलेशन होता है। बट अगर इस डेट में और इसको कैंसिल करने के डेट में गैप है, तब हमें पहले ये एंट्री करना पड़ेगा और ये एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग डेट पे ये एंट्रीज पास होंगी। आई होप ये इलस्ट्रेशन से परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स का कंसेप्ट काफी हद तक हम लोग का क्लियर हो गया है। हम लोग चलते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन में। सेकेंड इलस्ट्रेशन में हम लोग, तो ये है इलस्ट्रेशन 2 हमारे सामने। The following balances
appeared in the books of company अनलिस्टेड। अनलिस्टेड है मतलब डीआरआर की रिक्वायरमेंट है। पिछला वाले सवाल में क्या था, डीआरआर का रिक्वायरमेंट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लिस्टेड कंपनी था, तो नो डीआरआर रिक्वायर्ड। यहाँ पे डीआरआर रिक्वायर्ड है। और ये लिख भी रहा है कि अदर देन एएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड एचएफसी, और क्लियर कर रहा है। एज ऑन दिसंबर 31, 6% मॉर्गेज, 10,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, ये बैलेंस था। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 50,000 था, और इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक 1,50,000 था। ये किस लिए इन्वेस्टमेंट था? ये डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर 4% इंटरेस्ट मिलता है और हर साल 31 दिसंबर को मिलता है। बैलेंस कंपनी के पास 9 लाख रुपीस का था। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2001 या 2011, जो भी 2011। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑलरेडी पे हो चुका है 31 दिसंबर तक। ऑन 28 फरवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर द इन्वेस्टमेंट वे रियलाइज एट पार एंड द डिवेंचर वे पेड ऑफ एट 101। तो जो इन्वेस्टमेंट था उसको रियलाइज कर लिया गया 28 फरवरी को, इस इन्वेस्टमेंट को, और डिवेंचर को 101 पे कर दिया गया, मतलब ₹1 प्रीमियम पे, और उसके साथ उसके एक्रूड इंटरेस्ट भी दे गए। कह रहे हैं राइट ऑफ द कंसर्न लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाना है बैंक ट्रांजेक्शन को छोड़ के। तो सबसे पहले हमें ये समझना है सवाल में कि क्या हुआ है। एक तो पहला ये हुआ कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट जो था इसको सेल किया गया। इसके बाद डिवेंचर के इंटरेस्ट को, एक्रूड इंटरेस्ट को प्लस 101 पे यानी ₹1 प्रीमियम पे रिडीम कर दिया गया। कौन कौन से लेजर हमको बनाने पड़ेंगे? तो एक तो ये 6% डिवेंचर बनेगा। इसके अलावा इस डिवेंचर को रिडीम करने के लिए प्रीमियम दिया गया, तो एक अकाउंट हम प्रीमियम ऑन डिवेंचर को ही बना सकते हैं। एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा, ये जो बेचना है हमको 1.5 लाख रुपए वाला चीज को। इसके अलावा 6% डिवेंचर इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा। अगर आपको एंट्रीज क्लियर हो गई हो इससे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा लेजर बनना चाहिए। और एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनेगा। इसके अलावा एक बैंक अकाउंट हम लोग बना सकते हैं। तो अब हम लोग ये लेजर्स बना के और पोस्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले सबसे सिंपल अकाउंट है जो है 6% डिवेंचर अकाउंट। इसके बैलेंस को कैरी कर लेते हैं। सबसे पहला चीज यही है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 10,000 इंटू 100 10 लाख। इसके बाद क्या बैलेंस दिया है? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का, तो उसका भी एक लेजर खोल लेते हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है हमारा, उसका बैलेंस हमारा कितना है? 50,000। तो बाई बैलेंस डॉट डाउन 50,000। इसके अलावा और क्या लेजर खोलना है हम लोगों को? सफिशिएंट स्पेस रख के हम लोग एग्जाम में जब ये सॉल्व करें तो सफिशिएंट स्पेस रख लें लेजर्स के लिए। इसके बाद हमारे पास बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का, तो एक इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट खोल लेते हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व
इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें हमारा कितना बैलेंस है? 1.5 लाख रुपए का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये सारा बैलेंस हम लोग ले रहे हैं 1 जैन को, 1,50,000। 1 जैन, 1 जैन। और बैंक का भी बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, तो हम बैंक का भी एक अकाउंट खोल लेते हैं। वैसे बैंक या ट्रांजेक्शन को एक्सक्लूड करने बोला है, और जब हमारे पास बैलेंस है तो हम लोग बैंक का भी बैलेंस क्यों ना खोल लें। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जैन को 9 लाख। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके एंट्रीज पोस्ट करते हैं, और जहां जहां लेजर्स की जरूरत पड़ती जाएगी हम बनाते जाएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ के आप इतना ये वाला चीज एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितने जीएल खोलने हैं। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस का एंट्रीज सोचते जाएंगे और नए जीएल जो जरूरत पड़ेंगे वो बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, 28 फेब को सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स वे रियलाइज्ड। तो हम वहीं से शुरू करते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को ही रियलाइज कर लेते हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था? 1,50,000। इसको हम लोग रियलाइज कर लेते हैं, किधर गया, ये वाला है। तो बाई बैंक 1,50,000 एट पार रियलाइज किया है, बोला है क्वेश्चन में, तो जितना था उतना मिल गया। जैसे ही बैंक में हमने बाई बैंक किया तो यहाँ पे 28 फेब को टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,50,000। इससे भी पहले कुछ हुआ जो हम लोगों ने मिस किया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैड बीन पेड अप टू December 31, 2001। ठीक है, तो हम 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को तो लेना नहीं है, बट 4% पर एनम वेर अवेलेबल ऑन 31 December एवरी ईयर। तो 4% का जो इंटरेस्ट था वो हम लोगों को अवेलेबल होना था हर एक दिसंबर में, तो ये भी हो चुका है, यहां तक हमको मिल भी चुका है। तो अब जो है 28 फरवरी को एक ट्रांजैक्शन तो ये हुआ कि हमने इसको रियलाइज कर लिया, और अगला ट्रांजैक्शन अब है डिवेंचर को ड्यू करने का। तो 28 फरवरी को अब हम डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू कर देते हैं। डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10 लाख, डिवेंचर होल्डर क्रेडिट हो जाएंगे कितने? 10 लाख। इनफैक्ट जब एंट्री करेंगे तब हम लोग 1 लाख प्रीमियम भी करेंगे। एंट्री क्या होगा? डिवेंचर 10 लाख, प्रीमियम ये 1 लाख, टू डिवेंचर होल्डर 11 लाख। तो एक प्रीमियम का ये वाला अकाउंट खोलना पड़ेगा हमें। तो प्रीमियम के लिए अकाउंट खोलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक अकाउंट खोल लेते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 6% डिवेंचर। तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा? टू डिवेंचर होल्डर, कब? 28 फरवरी को। कितना? 10,000। 10 लाख पे, आई मीन 1 लाख डिवेंचर्स पे ये कितना है? 10,000 डिवेंचर्स को 101 करके दिए, तो 1 रुपी जो है, ये 1 रुपी इंटू 10,000 10,000 हो गया। तो ये हमारा प्रीमियम ड्यू हो गया, और 28 फरवरी को इसको बिना डिले किए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जाके एडजस्ट ये हो जाए। ये 10,000, ये लेजर क्लोज, हमारा ये लेजर भी क्लोज हो चुका। अब 28 फरवरी को हम लोगों को अगला काम जो करना है वो क्या? इन डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी अक्रू करना है। तो एक इंटरेस्ट का भी जीएल हमको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो इसमें हो जाएगा पहला कितना रुपया? जितना भी एक्रू होगा उतना हम लोग पेमेंट कर देंगे।
28 फरवरी को। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा कि डिवेंचर हमारा 10 लाख का है, इस पे हमको 6% के हिसाब से देना है इंटरेस्ट। और लास्ट हमने कब पे किया था? दिसंबर में, सॉरी यहाँ वाला नहीं, ये वाला दिसंबर में। तो अब कितने महीने हुए फरवरी 28 तक? जैन और फेब 2 महीने हुए। तो इंटू 2/12 ये आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 लाख इंटू 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 2, 10,000। तो ये 10,000 का हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको पे कर दिया हमने, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के खत्म कर देते हैं 28 फरवरी को ही। ये लेजर भी क्लोज। तो डिवेंचर इंटरेस्ट हमने दे दिया। अब इस सवाल में क्या कहा है? इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गया हमारा, डिवेंचर्स को हमने पे ऑफ कर दिया एक्रूड इंटरेस्ट के साथ। पर क्या इस जो इन्वेस्टमेंट है इस पे 4% जो मिलना था, इसका एक्रूड इंटरेस्ट भी हमें मिलेगा? मिलना चाहिए, क्योंकि 2 महीने तो रखे हमने पैसा उसमें। तो अकॉर्डिंगली उसका भी एक लेजर बना सकते हैं हम। तो एक लेजर उसका भी बना लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होगा? हम लोग को पैसा आएगा तो बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा हमारा? 1,50,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट था, इस पे 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, और वो भी दिसंबर में मिला था, तो 2/12 2 महीने का मिलेगा हमें, जनवरी और फरवरी का। तो ये आ जाएगा 1,50,000 इंटू 0.04 डिवाइड बाई 12, 500 के हिसाब से 2 महीने का 1,000। ठीक है, यहाँ पे बैंक में इमीडिएटली, अच्छा इसको पहले क्लोज ही कर लेते हैं। तो 28 फेब को टू प्रॉफिट एंड लॉस में भेज के खत्म करें। इस जीएल को भी हमने खत्म कर दिया। अब बैंक में हमारा यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन DRRI 28 फरवरी को एक और 1,000 रुपये आया। अब हम लोगों को डिवेंचर होल्डर को पे करना है। बाय डिवेंचर होल्डर कितना पे करना है हम लोगों को? 10,10,000 रुपये, 101 रुपये के हिसाब से, 101 के हिसाब से 10,000 डिवेंचर पे। ठीक है, और क्या पे करना है? 28 फरवरी को ही हम लोगों को डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करना है, जो यहाँ एंट्री किया था हमने, पोस्ट करना भूल गए हम लोग। तो यहाँ पे 10,000 रुपये जो भी बैलेंस आया वो आया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमारे जितने भी जीएल थे, जितने भी लेजर्स थे, डिवेंचर हमने क्लोज कर दिया। इसको एक बार छोड़ देते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। डिवेंचर रिडेम्पशन हमने क्लोज कर दिया, प्रीमियम और रिडेम्पशन हमने क्लोज कर दिया, इंटरेस्ट क्लोज कर दिया, डिवेंचर इंटरेस्ट क्लोज कर दिया, बैंक को भी क्लोज कर दिया। बैलेंस आएगा 10,50,000, 10,51,000, 31,000। अब बचा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में सबसे पहले बात तो जनवरी 1 को जब हम लोगों को बैलेंस दिखेगा, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है, हम लोग बात किए थे पढ़ते समय, कि ईयर के बिगिनिंग में जिस साल हमें पता है कि ये परचेज खत्म होने वाला है, रिडेम्पशन होने वाला है, ये डिवेंचर रिडीम होने वाला है, उस साल में हमको पहले 10% ऑफ द वैल्यू रेज करना होगा। कितना? 10 लाख का डिवेंचर है तो 10% आएगा 1 लाख। तो 1 लाख के हिसाब से हमें और कितना चाहिए? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 हमें और चाहिए। किस डेट को? 1 जनवरी को, बिगिनिंग में, साल के शुरुआत में ही। और फिर इसको क्या करते हैं, ये अल्टीमेटली जैसा कि हम लोगों ने एंट्री पढ़ते हुए सीखा था,
28 वेब को जनरल लेजर में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एक नया चीज था, ये भी यहाँ पे क्लोज हो गया जीरो। ऑफ कोर्स एग्जाम के हिसाब से ऐसे 1 लाख टोटल करके दिखाना चाहिए। तो ये भी खत्म हो गया। कैसे पता चला हमें कितना ट्रांसफर करना है, यही दिखा देते हैं। 10 लाख वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा, इंटू 10% माइनस बैलेंस 50,000। तो ये वाला लेजर भी क्लोज हो गया। दिस वाज इलस्ट्रेशन 2। अब हम लोग इलस्ट्रेशन 3 की तरफ बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, सेनकॉम लिमिटेड listed company issued 1,50,000 5% debenture on 30th September 2010, on which interest is payable half yearly on 31st March and 30th September. The company has power to purchase debenture in the open market for cancellation. The following purchases were made during the year ended 31st December 2012, and the cancellation were made on the same date. On 31st December 2010, investment made for the purpose of redemption were 22,500, क्योंकि 31st दिसंबर 2010 को 22,500 डिबेंचर रिडेम्पशन के हिसाब से इन्वेस्ट किया था। डीआरआर की जरूरत नहीं है, लिस्टेड कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कुछ कर ही सकता है ऑप्शनली। उसने ऑप्शनली अपना डिबेंचर इन्वेस्ट किया था। ऑन 1st March 2012, 25,000 नॉमिनल वैल्यू परचेज फॉर 2475 एक्स इंटरेस्ट। 1st September 2012 को 20,000 नॉमिनल वैल्यू परचेज फॉर 2125 कम इंटरेस्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप द फॉलोइंग अकाउंट्स अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन। तो 2 अकाउंट हमें बनाने हैं और उन दोनों अकाउंट के हिसाब से हम लोगों को ये 2 अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट और ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोगों को बनाना है। और इन दोनों अकाउंट को बनाने के लिए हम लोग एक फॉर्मेट यूज करेंगे। जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं हमेशा वही फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। इवन जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 था उसमें भी वो फॉर्मेट हम लोग यूज कर सकते थे, जो हम लोग ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज करने जा रहे हैं। तो पहले एक तो बना लेते हैं डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट और दूसरा हम लोग बना लेते हैं ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट लेते हैं। कौन से 3 पार्ट में? एक तो हम लोग कर लेते हैं कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट, एक इंटरेस्ट, और इसका नॉमिनल वैल्यू और ये पर्टिकुलर्स। 3 पार्ट इधर भी, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। तो अब सबसे पहले हम लोगों के पास में बैलेंसेस हैं कि सेनकॉम के पास में 1,50,000 5% डिवेंचर था और हम लोग का अकाउंट कब का बनाना है? इस साल का, 2012 का। तो हम लोग पहले डेट को ले लेते हैं 1 जनवरी को, क्योंकि दिसंबर टू जनवरी ही क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है। तो ऑन 1 जनवरी बैलेंस कितना है? इससे हम लोग 2 लेजर एक साथ में बना रहे हैं, इंटरेस्ट का और कॉस्ट डिवेंचर का। ये दोनों लेजर एक साथ ही बन जा रहे हैं। ये सिर्फ सपोर्टिंग हमारे पास में एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नॉमिनल वैल्यू बना लेते हैं, तो बहुत इजीली पूरा का पूरा पिक्चर सामने आ जाता है। और इस फॉर्मेट को ही जब भी ओन डिवेंचर अकाउंट का अकाउंट बनाए तो यही फॉर्मेट बना ले। इससे दोनों लेजर भी साथ में बन जाता है और पिक्चर भी बहुत क्लियर रहता है। अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे डिवेंचर, यहाँ पे बैलेंस है हमारे पास में, यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इसमें तो परचेज करना है। तो 1 जनवरी को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग के पास 1,50,000 का
बैलेंस है। तो 1.5 लाख का हमारे पास में डिवेंचर है और इंटरेस्ट पेबल है 31 मार्च और 30 सितंबर को। तो अगर हम लोग एक बार टाइमलाइन में समझे तो हमारे पास मार्च में हमारा जब इंटरेस्ट ड्यू होता है 30 को, उसके पहले 1 मार्च को एक हमने 25,000 का परचेज कर लिया है। फिर 30 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू करना है और इसके बाद में फिर सितंबर में हम लोगों को इंटरेस्ट ड्यू करना है। उससे पहले 1 सितंबर को हमने परचेज कर लिया और 30 सितंबर का हमारा इंटरेस्ट ड्यू है। यहाँ पे दिया था मार्च और सितंबर में हमारा इंटरेस्ट ड्यू है। तो अब हम लोग पहले 1 मार्च को हम लोग आ चुके हैं, 1 जनवरी को हम लोग आ चुके हैं, बैलेंस हम लोगों ने कैरी कर लिया है। अब होगा पहला चीज 1 मार्च को इंटरेस्ट जो ड्यू होगा 30 मार्च को, उसके जस्ट 1 महीना पहले 1 मार्च को हमने एक ओन डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है। तो जब हम ओन डिवेंचर में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी जो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं उसमें, ओन डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। तो सबसे पहले हम लोग टू बैंक करके ये देखिए इंटरेस्ट भी डाल देंगे, कॉस्ट भी डाल देंगे। और कितने का है वो नॉमिनल वैल्यू? 25,000 का, जिस पे हम लोगों को परचेज करने के लिए कितना रुपया लगेगा? 24,725। और ये क्या है? एक्स इंटरेस्ट। तो बिना सोचे हुए ही हम 24,725 यहाँ पे डाल सकते हैं। 25,000 का चीज हमने 24,725 में खरीद लिया। इंटरेस्ट कितना आएगा? यह है 1 मार्च। लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था? सितंबर में। तो सितंबर से कितने महीने हो गए इसको इंटरेस्ट ड्यू हुए? तो इसका हम लोग एक कैलकुलेशन कर सकते हैं या यहाँ पे वर्किंग नोट डाल सकते हैं, वर्किंग नोट 1। तो वर्किंग नोट पे चलते हैं हम लोग। ये हमारे पास है कितने का? 25,000 का। इस पे हमको कितना इंटरेस्ट देना है? डिवेंचर पे 5% इंटरेस्ट है, ऊपर ये 5% इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो 5% देना है। और कितने महीने हो जाते हैं? 6 महीने। 6 महीने पे हम लोग देते हैं। 30 मार्च को हम लोग देने वाले हैं। तो डायरेक्ट अगर हम ऐसे सोचे तो 5 मार्च, फिफ्थ मंथ हो गया है मार्च, सिर्फ 1 महीना ही बचा है, 6 महीने हो। और ऐसे अगर हम सोचें तो ये लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था? सितंबर में, क्योंकि एक बार सितंबर में होता है और एक बार मार्च में होता है। तो लास्ट सितंबर में हुआ था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 1 तारीख को हमने परचेज कर लिया। तो जो 25,000 का हमने परचेज किया उस पर 1 2 3 4 5 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो ये आ जाएगा 521। तो यहाँ पे इंटरेस्ट डाल देंगे 521। अब इसको इमीडिएटली कैंसिल करना है। अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो क्वेश्चन में लिखा गया है द कैंसिलेशंस वर मेड ऑन द सेम डेट। तो क्योंकि कैंसिल करना है तो हम लोगों को बाय डिबेंचर अकाउंट में जाना पड़ेगा। और एंट्री क्या होती है? डिबेंचर डेबिट टू ओन डिबेंचर, पहला नंबर इलस्ट्रेशन को याद करिए, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो यहाँ पे बाय डिबेंचर आ जाएगा कितना? नॉमिनल वैल्यू तो 25,000 पूरा खत्म हो जाएगा, कॉस्ट जो है वो 24,725 हो जाएगा। और डिवेंचर में जाके हमें क्या करना होगा? डिवेंचर में 1 मार्च को टू ओन डिवेंचर 24,725। The difference of this and 25,000 is profit to या लॉस। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना आ जाएगा? 25,000 माइनस 24,725, 25,000 माइनस 24,725, साफ साफ 275 रुपया दिख रहा है, 275। सो देन कम्स 30 मार्च, जिस डेट को इंटरेस्ट ड्यू करना है। तो क्योंकि इंटरेस्ट का लेजर यहीं पे है, ये वाला जो है इसी के अंदर, तो हम लोग इसी में इंटरेस्ट को ड्यू कर सकते हैं। तो 30 मार्च को कितना इंटरेस्ट देना होगा हम लोगों को? तो आ गया है अभी 30 मार्च, जिस पे हम लोग को इंटरेस्ट ड्यू करना है। तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू कर सकते हैं।
30 मार्च। डायरेक्ट टू बैंक कर देते हैं, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि वहाँ टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक भी कर सकते हैं, तो टू बैंक ही कर देते हैं इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट का खर्चा अभी कितना आएगा? इंटरेस्ट का खर्चा आएगा कि उसमें से 1,50,000 में से हमने 25,000 रुपए के डिवेंचर को हटा दिया, तो 1,25,000 पे हमें 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है 6 मंथ का। तो 3,125 हम लोगों को और इंटरेस्ट देना है, तो 3,125, और इसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट में ट्रांसफर करेंगे हम साल के अंत में। अब अगला डेट आता है 1 सितंबर। 1 सितंबर को फिर से हमने परचेज किया, तो टू बैंक, इसको भी आप वर्किंग नोट 2 बना सकते हैं। तो वर्किंग नोट 2 बनेगा, तो कितने शेयर्स हमको खरीद रहे हैं अभी? 20,000 के फेस वैल्यू के, 5% इंटरेस्ट देना है। 1 सितंबर को वापस 5 मंथ ही होता है, क्योंकि 30 सितंबर को 6 महीना होने ही वाला था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 6 महीना होता है। सितंबर के पहले आ गए तो 5 मंथ हो गए, तो इस पे इंटरेस्ट आ जाएगा 417। तो 417 आ गया, 20,000 का वर्थ का फेस वैल्यू है, तो 20,000 फेस वैल्यू 417। तो कॉस्ट कितना आएगा, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट था, तो कितना आएगा? 20,125 माइनस 417, तो 2125 माइनस 417, 19708। इस कैलकुलेशन को हम लोग यहीं दिखा देते हैं, 2125 माइनस 417, ये आ गया हमारा। एक एक्स इंटरेस्ट प्राइस हमने निकाल दिया, कम इंटरेस्ट था तो। अब इसको डिवेंचर के जीएल में जाके पोस्ट करना है हम लोगों को। तो सितंबर 1 को क्या हुआ? 1 सितंबर को एक तो टू ओन डिवेंचर 19708, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन इसी डेट को कितना आएगा? तो 20,000 का डिवेंचर था और 19,000 रुपये खरीदने में लगे, तो 292। ये 30 सितंबर को हम लोगों को इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर देना चाहिए, टू बैंक या टू डिवेंचर होल्डर दोनों ही कर सकते हैं। तो 30 सितंबर को डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,50,000 में से हम लोग 1,05,000 पे आ चुके हैं, 1,05,000, क्योंकि 25 और 20 हमने रिडीम कर दिया, इंटू 5% इंटू 6/12, तो 1,05,000 6/12 करने से 1,05,000 इंटू 5% करना है ना, तो 5% डिवाइड बाई 6 इंटू 12, सॉरी 1,05,000 इंटू 0.05 और 6 महीने का 2,625, इतने का इंटरेस्ट अपने को देना है। अब हम लोग यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिवेंचर को रिडीम करने का एक एंट्री हम लोग मिस कर दिए 1 सितंबर का, जो ऊपर तो किए, यहाँ तो हमने एंट्री किया, यहाँ भी करना है कि 20,000 का हम लोगों ने रिडीम किया है कितने पे? 19708 पे। तो पहले परचेज किया, फिर यहाँ से हटा दिया, तो हमारे पास में ये आ गया 45,000, कोई बैलेंस नहीं बचेगा इसका। ये भी आएगा
44,433 ऑन डिवेंचर आया और कैंसिल हो गया। अगर कुछ कैंसिल नहीं होता तो बैलेंस बचता, इसीलिए यहाँ बैलेंस नहीं है। और इंटरेस्ट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करना है हमको, ये पूरा कितना आएगा 521 प्लस 417 प्लस 3125 प्लस 2625 6688। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 6688, सॉरी 6688 यहाँ भी लिख दीजिए और 6688 यहाँ भी लिख दीजिए। ये हो गया प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर। और डिवेंचर का बैलेंस बचेगा सीधा 1,50,000 में से अगर 45,000 हमने हटा दिया है तो ये जो भी आप करिए अल्टीमेटली बचना कितना चाहिए, टू बैलेंस कैरी डाउन ऑन 30 सितंबर। एक बार अगर हम लोग बैलेंसिंग करें तो 1,05,000, ठीक है। हम सॉरी दिसंबर को अगर बैलेंस करें तो 1,05,000। सारे बैलेंसिंग हमें 31 दिसंबर को करना है ईयर एंड पे, ईयर में भी ट्रांसफर तभी करेंगे। तो ये सिर्फ चेक के लिए है कि टोटल में से अगर हम रिडीम कर देंगे तो इतना बचना चाहिए। अगर बैलेंस करके भी देखेंगे तो यही बैलेंस आएगा। अगर ये बैलेंस नहीं आता है तो जरूर कोई ना कोई एंट्री मिस हुई है। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो 1,50,000 में से हमने ये दोनों मिला के 25,000 ही तो हटाया और ये दोनों मिला के 20,000 ही तो हटाया, तो 45 ही हटेगा। दिस इज हाउ यू कैन कीप द चेक। तो ये एक फॉर्मेट हम लोगों ने नया इस सवाल में सीखा, कैसे हम इंटरेस्ट और ऑन डिवेंचर का लेजर साथ में ही बना सकते हैं। एग्जाम के इंस्टीट्यूट के मटेरियल के इलस्ट्रेशन में ये इंटरेस्ट का ये वाला कैलकुलेशन स्किप किया हुआ है। दिस शैल बी डन, आई थिंक ये करना चाहिए क्योंकि उस स्टेट पे एंट्रीज आ रही है और सवाल में जब पूछा है तब कहीं मना नहीं किया इंटरेस्ट को एक्रू करने से। दो एक पॉइंट है कि सवाल में सिर्फ दो ही लेजर बोला था बनाने, डिवेंचर अकाउंट एंड ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट बनाने नहीं बोला था। तो क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट बनाया गया है यही सोच के बनाया गया है कि जहां जहां जरूरत है वहीं वहीं फिगर हम लेंगे। बट जब हम इंटरेस्ट अकाउंट बना रहे थे तो हम लोगों ने पूरा बनाया प्रॉपरली इंटरेस्ट अकाउंट का लेजर कितना कैसा बनना चाहिए था, ठीक है। हम लोग इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाते हैं। The following balances appeared in the books of Paradise Limited, unlisted company, DRR required other than AIFI, banking company, NBFC and HPC as on 1/4/2001। क्या है 12% डिवेंचर है 7,50,000 का और DRR का बैलेंस है 25,000। DRR इन्वेस्टमेंट 1,12,500 रिप्रेजेंटेड बाई 10% ₹1125 secured bond of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 100 ईच। तो बैलेंसेस दिए हुए हैं 1/4/2011 को 12% डिवेंचर है, DRR में 25,000 रुपए है और DRR का इन्वेस्टमेंट है 1,12,500 का। हर साल के 31 मार्च को DRR में कंट्रीब्यूट करते हैं। 31 मार्च 2012 को बैंक में बैलेंस 7,50,000 था जब इंटरेस्ट नहीं मिला था ये वाला। The investment were realized at par for redemption of debenture at a premium of 10%। तो पूरा डिवेंचर को रिडीम करना है 10% पे। जो ये पैसे बचा के रखे थे ये पार पे मिले हैं। इसमें हमें बनाना है डिवेंचर अकाउंट, DRR अकाउंट, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो एक एक करके बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं जैसा कहा गया है वैसे ही 12% डिवेंचर अकाउंट्स। इसके बाद DRR अकाउंट। तो इस सवाल में क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है DRR अकाउंट की जरूरत है। इसके बाद 10%, इतने बड़े लेजर की जरूरत नहीं है, सिक्योर्ड बॉन्ड यानी इन्वेस्टमेंट का। अल्टरनेटिवली इसको हम लोग DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं।
फिर आता है जरूरत बैंक अकाउंट का, और उसके बाद डिवेंचर होल्डर अकाउंट का। ये तो छोटा सा बनाना है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अब सबसे पहले बैलेंसेज खींच लेते हैं। हमारे पास क्या बैलेंस है, 12% डिवेंचर का क्रेडिट बैलेंस है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000। कब, ये हमारे पास 1 अप्रैल 2011 का 7,50,000 का बैलेंस है हमारे पास। DRR का बैलेंस है हमारे पास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल को 25,000। इसके बाद बैंक का बैलेंस भी दिया है और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस भी दिया है। तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 112,500। और इसके बाद डिवेंचर होल्डर का बैंक का भी बैलेंस दिया है 1/4 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000। अब सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है, हम लोग को याद है कि 10% DRR में हम लोग को ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डेट को ही रख देना चाहिए। ये हम लोग बात कर चुके हैं कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कभी भी हम पैसा क्रेडिट कर सकते हैं जब सवाल में अलॉटमेंट डेट ना बताए, क्योंकि अलॉटमेंट डेट पे जनरली हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब सवाल में अलॉटमेंट डेट वगैरह ना बताए, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो पुराना बैलेंस है डिवेंचर का, तो अब पुराने अलॉटमेंट डेट में जाके थोड़ी हम DRR रेज करेंगे। तो इस साल हम क्योंकि रिडीम करने वाले हैं, तो फर्स्ट डेट को ही हम DRR रेज कर देते हैं। 10% ऑफ वाट, 7,50,000 जो फेस वैल्यू है डिवेंचर का उसका 75,000, 25,000 बैलेंस पहले से ही है, यहीं पे कर देते हैं 7,05,000 इंटू 10% माइनस 25,000। तो ये 75,000 हमारे पास आ गया बैलेंस। इसमें और कुछ करना नहीं होता है, तो ये 75,000 हमारे पास आ गया। अब हम लोगों के पास में क्या डेट्स हैं, हम लोगों के पास में 31 मार्च को बैंक बैलेंस इतना था, इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर लिया पार पे, और इंटरेस्ट भी मिलेगा हमको इस पे 10% के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ही ले लेते हैं। 31 मार्च को 2012 को टू इंटरेस्ट ऑन DRRI, ये कितना आएगा, 1,12,500 का 10% हमको कब मिलता है, मार्च को ही मिलता है, तो पूरे साल भर का मिलेगा 11,250। और इसके बाद 31 मार्च को हम लोग अब इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं टू DRRI, यानी कि पार पे बिका है, कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मिला है, तो 1,12,500। और इसको तुरंत हम लोग यहाँ पे बाई बैंक कर देते हैं 1,12,500। ये लेजर क्लोज, ठीक है। अब इसके बाद क्या बता रहा है, हमारा ये खत्म हो चुका, इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुका, पैसा रियलाइज हो चुका। अब डिवेंचर होल्डर्स को हम लोग ड्यू कर देते हैं। तो एक तो डिवेंचर ड्यू होगा, ये पैसा उनको मिलेगा, तो ये जाएगा टू डिवेंचर होल्डर्स 31 मार्च 2012 7,50,000। ये हम लोगों का 7,50,000 खत्म हो गया। अब 31 मार्च 2002 को डिवेंचर होल्डर्स को और क्या मिलेगा, पहले तो डिवेंचर होल्डर को मिलेगा बाय 31 मार्च 2012 बाय डिवेंचर्स 12% डिवेंचर्स 7,50,000। और क्या मिलेगा इनको, बाय प्रीमियम मिलेगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये एंट्री होता ना, अगर हम डिवेंचर को नॉर्मली रिडीम करते तो डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, तो डिवेंचर होल्डर में ये भी चला गया और ये प्रीमियम भी चला गया। प्रीमियम कितना आएगा,
सवाल में बोला था कि 10%, तो 7,50,000 का कितना होता है? 75,000। अब इतना पैसा इसको देना है। इसके अलावा 31 मार्च को जब हम रिडीम करने जाएंगे उससे पहले ये जो 12% डिवेंचर था इसका इंटरेस्ट भी एक्रूड इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारे लेजर में बैंक के अलावा और कोई लेजर नहीं है जिसमें डिवेंचर का इंटरेस्ट हमको दिखाना चाहिए। डिवेंचर अकाउंट में इंटरेस्ट की कोई जरूरत नहीं, डीआरआर अकाउंट में जरूरत नहीं, डीआरआर इन्वेस्ट में कोई जरूरत नहीं, यहाँ भी कोई जरूरत नहीं। बैंक अकाउंट से हमारा इंटरेस्ट का फिगर जाएगा। तो वो इंटरेस्ट कितना होगा? 12% होगा। इसमें ये नहीं बताया कि कब कब पेमेंट करते हैं। तो हम लोग एक इंटरेस्ट का पेमेंट यहां से कर देते हैं बाय डिवेंचर इंटरेस्ट। कब? 31 मार्च 2002 को। अगर सवाल में कहीं दिख तो नहीं रहा कि कोई हाफ ईयरली पेबल का बात बोला है, कहीं भी नहीं बोला है, तो हम पूरे साल भर का इंटरेस्ट एक साथ में उसको दे देते हैं रिडीम करने के पहले। तो वो कितना आएगा? 7,50,000 इंटू 12%, 90,000। तो ये 90,000 पहले इंटरेस्ट पे कर देते हैं डिवेंचर होल्डर्स को। अब इसके अलावा क्या पे करना है? इसके अलावा सीधा पे करना है ये डिवेंचर होल्डर का पैसा। डिवेंचर होल्डर का पैसा कितना है? 7,50,000 प्लस 75 कितना आएगा? 8,25,000। तो ये टू बैंक 8,25,000। ये लेजर भी क्लोज और बैंक में इधर जाके 31 मार्च 2012 को बाय बैंक सॉरी बाय डिवेंचर होल्डर 8,25,000। बैंक में बैंक नहीं लिखना है, बैंक में डिवेंचर होल्डर लिखना है। तो ये लेजर भी क्लोज हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ठीक से देखेंगे तो बैंक का बैलेंस जो है हमारा 7,50,000 प्लस 11,250 प्लस 112,500। हमारे पास पैसे ही है 8,73,000। इसमें से अगर हम 8,25,000 दे देते हैं, 8,25,000 अगर दे देते हैं तो हमारे पास बचता ही है 48,750। तो ये हम इस सवाल के हिसाब से पे नहीं कर पाएंगे और इस क्वेश्चन में इनहेरेंट एक प्रॉब्लम है। तो अगर कोई बच्चा एग्जाम में यहाँ तक लिख के इसको नेगेटिव भी दिखाता है तो इट इज टोटली करेक्ट, ठीक है। बट अगर कोई इसको, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी बोला नहीं है कि डिवेंचर पे इंटरेस्ट कब पे होता है, विच इज ऑल दो आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर कुछ नहीं दिया तो ईयरली पे होता है। फिर भी अगर क्योंकि सवाल में बैलेंस नहीं है हम इस एंट्री को स्किप भी कर सकते हैं, तब हमारा बैलेंस आ जाएगा, सॉरी कैरी डाउन, ये वाला फिगर 48,750 इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से। अगर कोई ये करता है और उसका बैलेंस इस तरफ की तरफ इस तरफ आ जाता है, दैट इज अल्टरनेटिवली करेक्ट, नॉट रॉन्ग, क्योंकि इट्स अ फेयर अजम्पशंस टू मेक कि 12% डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी देना है रिडीम करने के पहले। फाइन। तो ऐसा कोई सवाल हो जिसमें इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको आप इग्नोर करके भी बना सकते हैं और आप लेकर भी बना सकते हैं। ओके, ये जेन्युइन एक प्रॉब्लम भी है, लेट मी कंप्लीट। इसमें एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, ये एग्जाम में कई बार ऐसे बच्चे करके भी आते हैं और उस केस में फुल मार्क्स मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को। सो अब बच गया हमारा सिर्फ ये, हमारा फर्स्ट नंबर लेजर क्लोज हो गया, सेकेंड नंबर लेजर हमारा क्लोज हो गया, थर्ड नंबर लेजर हमारा क्लोज हो गया। थर्ड नंबर लेजर ये था डीआरआर अकाउंट, इसको हमको सीधा जीआर में ट्रांसफर कर देना है जैसा हम लोग हर बार ही करते हैं। कितना बैलेंस है इस जीएल में? 75,000 और ये लेजर भी क्लोज हो गया। दैट्स ऑल, हमारे सारे लेजर क्लोज हो गए। इसके टोटल यहाँ पे डाल देंगे हम। इसका टोटल आएगा 8,73,750। मैंने इंस्टीट्यूट के हिसाब से कर दिया इस क्वेश्चन को, ये वाला को हमने इग्नोर कर दिया, बट इसको लेकर भी इट्स अ फेयरली करेक्ट आंसर। ओके,
So illustration 4 is done. There are two more illustration. Illustration 5, 5th and 6th in the institute materials. It covers the format of financial statement also. 5 नंबर में जर्नल एंट्री करना है, तो 5th नंबर क्वेश्चन में रिडेम्पशन से रिलेटेड कुछ है ही नहीं. अगर 5th नंबर इलस्ट्रेशन हम लोग देखें तो 5th नंबर इलस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एंड एवरीथिंग इज गिवन. 12% डिवेंचर दिया हुआ है, जिसमें कि लार्ज. मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ डिस्कस करूंगा बिकॉज इसमें रिडेम्पशन से रिलेटेड ज़्यादा कुछ है नहीं. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 12% डिवेंचर है. क्या है, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज ₹10 शेयर एट ₹15 फॉर एवरी 4 शेयर. दिस ऑप्शन वाज टेकन बाय ऑल द शेयर होल्डर. तो पहला है राइट इश्यू, मतलब हर 4 शेयर के लिए आपको एक शेयर मिलेगा ₹15 में खरीदने के लिए. तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी शेयर बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. फिर क्या है, टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड. तो ये बोनस का एंट्री हो गया, इसमें रिडेम्पशन से रिलेटेड कुछ नहीं है. तो नए शेयर्स जो बनेंगे, तो ये 20,000 शेयर्स थे. जब सारे लोग 20,000 शेयर्स डिवाइडेड बाई 4, अगर 5,000 शेयर्स राइट इश्यू हुए हैं, तो अब कितने शेयर्स हो गए? 25,000. और यहाँ पे बैंक में कितना आएगा? 5,000 शेयर इंटू 15, 5,000 इंटू 10, 5,000 इंटू 4. ये तो एंट्री हो गई. इसके बाद बोनस इशू कितना होगा? 25,000 शेयर्स में क्या कह रहा है? 1 फॉर एवरी 5 शेयर है. तो 25,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 5,000 शेयर बोनस के हो गए. तो टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया? 30,000. 20 था, 5 का राइट इशू लाया, 5 का बोनस लेके आया. अब कह रहा है कि डिवेंचर को 3% पे रिडीम कर दीजिए. दिस इज रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. तो इस पर्टिकुलर चीज को, इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है. डिवेंचर रिडेम्पशन का एंट्री क्या होगा? 1,20,000 का डिवेंचर डेबिट हो जाएगा. प्रीमियम 1,20,000 का 3% होगा, 3,600 टू डिवेंचर होल्डर 1,23,600, और फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक 1,23,600. So these two entries has got nothing to do with redemption of debenture. और redemption of debenture की एंट्री में कोई मतलब नहीं है. सिंपली इट कैन बी डन. ओके, जो प्रॉब्लम आएंगी वो ये आएंगी कि ये अनलिस्टेड कंपनी है और इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में कहीं भी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं दिया. तो पहले आपको एक DRR रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा. ऑन व्हाट डेट? ऑन ओपनिंग डेट, जो मैं पिछले सवालों में कई बार कह चुका हूं कि ऑन ओपनिंग डेट DRR क्रिएट करना पड़ेगा. उसके लिए एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस टू DRR रिजर्व. कितना क्रिएट करेंगे? 10% ऑफ द रिडीमेबल अमाउंट. कितना है? 1,20,000 का 10% कितना आएगा? 12,000. तो 12,000 का DRR रेज हो जाएगा. इसके अलावा 15% मिनिमम आपको जो है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व रखना पड़ता है. डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है. तो DRII में कितना रखना पड़ता है? 15% ऑफ दिस 18,000. कैसे करेंगे? DRRI अकाउंट डेबिट 18,000 टू बैंक. इस इन्वेस्टमेंट में 18,000 रुपीज डाल दिया. So the entries that are required here are, one is the right issue entry. Right issue entry is very simple. I told you, बैंक डेबिट होगा, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट से क्रेडिट होगा. इसके बाद एक DRR क्रिएट करेंगे, इसके बाद एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेंगे, इसके बाद में डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे. इसके पहले इस 18,000 को रियलाइज भी कर लेंगे, मतलब एक उल्टा एंट्री भी कर लेंगे. DRRI टू बैंक करेंगे पहले और फिर बैंक टू DRRI कर लेंगे. So you can just go through the, you can just try these entries. प्रॉब्लम होगा तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल में सॉल्यूशन है, you can refer that. I've told you the
steps that are required, the entries that are required, you can just go through this. So ये वाला सवाल तो सीधा सीधा ही निकला, इसको छोड़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस मटेरियल का। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसको सॉल्व करने के पहले मैं बोल देता हूँ, वो हम लोगों का यही वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने एक फॉर्मेट सीखा है जिसमें डायरेक्टली उन डिवेंचर अकाउंट बना सकते हैं। और उन डिवेंचर को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। इसी एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन मैंने किया है उसको आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक तो ये अनलिस्टेड कंपनी है, तो अनलिस्टेड कंपनी होने के कारण इसमें एक तो डीआरआर की जरूरत है, ठीक है। और क्वेश्चन का जो पार्ट है यहाँ पे डीआरआर 10 लाख का है, पहला एक चीज। सेकेंडली डिवेंचर जो है 1 लाख है, 13.5% के हिसाब से कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, 1 लाख डिवेंचर्स 100 ईच का। क्वेश्चन रिडेम्पशन के लिए कह रहा है कि 5% का प्रीमियम देगा और 20% डिवेंचर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में, जिसके लिए आपको 15.75 रुपीज लगेंगे पर शेयर। तो एक तो इसमें कन्वर्जन का ऑप्शन है, लेकिन कन्वर्जन का ऑप्शन कितना है, सिर्फ 20%, और उसके पहले इसमें प्रीमियम भी मिलेगा 5% का। तो अब ये कह रहा है, सवाल कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर, जिसके पास में 25,000 शेयर्स थे वो 100 लोग मना कर दिए, बाकी सारे लोगों ने ऑप्शन को अवेल कर लिया, कहा कि मैं 20% कन्वर्जन में जाऊंगा। यहीं पे एक कैलकुलेशन है कि 1 लाख टोटल डिवेंचर्स थे, जिसमें से 25,000 लोगों ने मना कर दिया, का मुझे नहीं पसंद आया आपका ऑप्शन कन्वर्ट करने का, मुझे पैसा चाहिए। तो जो बैलेंस बचे 75,000, these 75,000 debentures, holder of these 75,000 debenture agreed to accept this conversion option। तो अगर इसके 20% लोगों ने एग्री किया तो कितना डिवेंचर का एग्री किया, 15,000। तो अब अगर बात करें कि इस 15,000 के लिए अपने को कितना देना है, इनटू 100 15 लाख, लेकिन इसके ऊपर प्रीमियम भी देना है, तो 105% कर देते हैं। 5% ऐड करने का मतलब 105% कर देते हैं, तो इट विल कम टू 15,75,000। इफ आई एम क्लियर, यहां पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 20% का ऑप्शन था, इसमें 15,75,000 रुपया हम लोगों को लगेगा, जिससे हमारा कितना डिवेंचर खत्म हो जाएगा, इसमें से 15,000 डिवेंचर का पेमेंट हो जाएगा। हाउ, थ्रू इक्विटी शेयर्स। मतलब अगर नेट में ऐसे नेट एंट्री बात कर रहा हूं तो डिवेंचर डेबिट होके इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ऑब्वियसली बैंक भी आएगा, पैसा भी आएगा 15 रुपया करके। तो अपने पास में एक तो 15,75,000 रुपया देना है, किस थ्रू इक्विटी। कितना इक्विटी कर देना पड़ेगा, एक इक्विटी का दाम है 15 रुपया 75 पैसा, तो 1 लाख इक्विटी देना पड़ेगा। 15,75,000 डिवाइडेड बाय 15.75, 1 लाख इक्विटी देना पड़ेगा। 1 लाख इक्विटी के लिए हमको मिलेगा शेयर कैपिटल 10 लाख का और सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,75,000 का। इसके बाद अब सवाल को आगे बढ़ते हैं। ये जो बाकी 75,000 है, सॉरी बाकी 85,000, मतलब अगर 15,000 इसमें से चला गया तो 85,000 बचा, इनको हमको देना पड़ेगा इंटू 100 इंटू 105%। तो आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 89,50,000 समथिंग आएगा फिगर। ये भी पेमेंट करना है। ये कैसे पे करना है, कैश में। आगे सवाल बोलता है इन्वेस्टमेंट को पार पे सेल कर दिया, ऑल ट्रांजेक्शन आर पुट थ्रू विदाउट एनी लैग ऑन 1 अप्रैल 2001। तो 1 तारीख को ही कर देना है ये सारा काम। तो सवाल अब क्या कह रहा है, रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट। रीड्राफ्ट मैं करने नहीं जा रहा हूं, मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या रीड्राफ्ट होगा। तो अब देखो, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल आपका चेंज हो जाएगा। ये जो 5 लाख शेयर कैपिटल है, इसमें हमने कितना नया शेयर कैपिटल डाला, 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख शेयर कैपिटल ऐड हो जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, ये जो 5,75,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा।
ये जो जनरल रिजर्व है, पीएल है, इसमें से डीआरआर निकालना है अपने को। कितना ये डीआरआर है अपना 10 लाख। ये डीआरआर उठ के यहाँ चला जाएगा, यहाँ से निकालना नहीं है, ऑलरेडी डीआरआर बना हुआ है। रिक्वायरमेंट कितने डीआरआर की थी? देखो 1 करोड़ का डिवेंचर है, इसका 10% 10 लाख ही आता है। 10 लाख ऑलरेडी बना हुआ है, तो 10 लाख को यहाँ से निकाल के यहाँ प्लस कर दो। ठीक है, क्या क्या रीड्राफ्ट हुआ? शेयर कैपिटल रीड्राफ्ट हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस रीड्राफ्ट हो गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोराइंग में 1 करोड़ ये वाला गायब हो गया ना, रिडीम कर दिया हम लोगों ने, तो ये खाली 65 लाख बचेगा। इसके साथ कुछ नहीं हुआ, ये एज इट इज रहेगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज इट इज रहेगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पूरा सेल कर दिया हम लोगों ने, तो ये पूरा गायब हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा था ना। अब यहाँ पे आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना होगा? ये 15 लाख इसमें ऐड होगा, ये वाला। इसके बाद सीधा सीधा 89,50,000, अगर फिगर ये वाला करेक्ट है जो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था, ये वाला 85%, 85,000 डिवेंचर होल्डर को 5% के प्रीमियम पे जो फिगर आएगा वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। 15 लाख प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो ये फिगर रीस्टेट हो जाएगा, और ये तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, ये करने से हमारा डिवेंचर हट गया, शेयर कैपिटल बढ़ गया, रिजर्व एंड सरप्लस में चेंज आया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हट गया, और हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंज आया। ये करने से हमारा बैलेंस शीट रीड्राफ्ट हो जाएगा, एंड इट शुड टैली, अगर हम लोगों ने कोई चीज मिस नहीं किया है तो। आई नीड यू टू ओनली कंसंट्रेट ऑन दिस पोर्शन। ये जो पोर्शन मैंने समझाया है, यही कैलकुलेशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, बाद बाकी यू कैन अंडरस्टैंड। अब जब ये सवाल आप बनाएंगे तो एग्जाम में, तो आपको तो खाली बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करना है, बट रीड्राफ्ट करने के लिए जैसे मैंने ऐसे डिस्कस किया, ऐसे तो आप सॉल्व नहीं कर देंगे। तो क्या करेंगे, जहां जहां चेंज आया, जैसे ये, इसकी हम वर्किंग नोट बना लेंगे, इसकी हम वर्किंग नोट बना लेंगे, इसकी हम वर्किंग नोट बना लेंगे, और रिजर्व एंड सरप्लस का बोलेंगे। ये 3 वर्किंग नोट बनाने से अपना मोटा मोटा तो सॉल्व हो जा रहा है, और बाद बाकी बैलेंस तो डायरेक्टली दिख रहा है उड़ता हुआ। तो इस तरह के सवालों में आपको पहले तो पूरे सवाल को कंट्रोल करना होगा, एंड देन यू हैव टू सी दी एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ ज्यादा है, उनके वर्किंग नोट बनाइए और सॉल्व कीजिए। अच्छा सवाल है ये, इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए आप खुद से। वैसे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में प्रॉब्लम मैंने दिया हुआ है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी, आई मीन इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन जस्ट पिंग मी, तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे उस क्वेरी को। ठीक है, यहाँ पर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर खत्म होता है हमारा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल बनाइए, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्स में आए हुए होंगे, मैं उनको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, तो उनको भी सॉल्व करिए आप। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।